हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री। मेरा नाम है गौरव और आज आपके पास है CTET 2024 क्रैश कोर्स की नेक्स्ट इंग्लिश क्लास, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड। देखिए, इंग्लिश पेडागोजी में अगर हम बेसिकली बात करें तो लैंग्वेज ओरिएंटेड प्रोसेसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो ग्रामर हो, लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो। साथ ही साथ उन प्रोसेसेस को बच्चों को कैसे अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। रीसेंट ट्रेंड से हमें ये देखने को मिला है कि जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कि आपको एक टीचर की सिचुएशन दे दी जाएगी कि भाई ये टीचर ने ये यूज़ किया है और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कौन सी प्रोसेस यहाँ पर यूज़ की गई है, इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं रादर देन डायरेक्ट आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर है, दैट इज यूज ऑफ वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर। कि अगर आप वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रोसेस है, और उसमें से चार जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ठीक रहेगा। इनफॉर्मल लैंग्वेज पॉइंट्स, फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज पॉइंट्स, मीनिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज पॉइंट्स या लिंग्विस्टिक्स ओरिएंटेड लैंग्वेज पॉइंट्स। देखिए, लिंग्विस्टिक्स वाला यहाँ पर आंसर पहले ही नहीं रहता है आपका। मीनिंग ओरिएंटेड, फॉर्म ओरिएंटेड, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। देखिए, जब हम वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे हैं और ग्रामर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से तीन चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि ये एक फॉर्म बना रहा है, ठीक है, ये एक पैटर्न बना रहा है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पर ये हमें लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स या फॉर्म ओरिएंटेड इनपुट्स। ठीक है, कि उन्होंने एक फॉर्म यूज किया और उसको वो आगे प्रोसीड कर रहे हैं। राइट। मीनिंग क्या होता है? जब आप कोई चीज़ का मीनिंग बताते हुए आगे बढ़ते हो, ठीक है, उस तरीके से हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। ठीक है, देखिए, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी होती है जो यूज में हो। ठीक है, जो यूज में हो। प्रोडक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जिसकी यूजेबिलिटी ज़्यादा हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। राइट। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके पास एक्टिव वोकैबुलरी की फॉर्म में भी आ सकता है। किसकी फॉर्म में आ सकता है? एक्टिव वोकैबुलरी की फॉर्म में भी आ सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एक्टिव वोकैबुलरी क्या है। ठीक है, एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, ये दो टाइप की चीज़ें हैं जिसमें एक्टिव और पैसिव वर्ड यूज़ किया जाता है। देखिए, एक्टिव का मतलब होता है जो यूज़ की जा रही हो। पैसिव का मीनिंग है जिसे सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हो, यूज़ ना कर रहे हो, जो आपके पास हो लेकिन आप उसे यूज़ ना कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा ना ले रहे हो, बेनिफिट ना ले रहे हो। ठीक है, उसको आप पैसिव बोलते हो। जैसे पैसिव लिसनिंग का मीनिंग होता है जब आपका कोई एम नहीं होता, आप किसी चीज़ को बस सुन रहे हो। एक्टिव लिसनिंग का मीनिंग होता है जब किसी एम के लिए आप सुनने की कोशिश कर रहे हो। जैसे क्लास में लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर एक्टिव लिसनिंग है, आप कुछ जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो। राइट। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो यहाँ पर यूजेबिलिटी का आपके पास ऑप्शन आ रहा है। वर्ड्स विच वी रिकॉग्नाइज व्हेन समवन स्पीक्स, तो ये एक्टिव नहीं है, पैसिव हुआ। वर्ड्स विच वी नोटिस व्हाइल रीडिंग, ये फिर से एक्टिव हो गया। वर्ड्स विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, तो ये तो ऑटोमेटिकली ना तो एक्टिव में आएगा ना ही पैसिव में आएगा। तो जो आपका सही आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। हाँ जी, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। आई होप के क्लैरिटी मिल गई होगी इस क्वेश्चन को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोसीजरल नॉलेज। ठीक है, प्रोसीजरल नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स। प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। तो प्रोसेस नॉलेज लर्नर्स को हेल्प करती है किस चीज में? ठीक है, ये आपने बताना है यहाँ पर। ठीक है, आप देखें चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए एक प्रोसेस हम क्यों समझते हैं। ठीक है, एक थ्योरी होती है
उसको अप्लाई किया जाता है और उसके बाद उसका आउटकम आता है, यही है प्रोसेस, राइट? इसके अलावा कुछ नहीं है। तो प्रोसेस से यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, लर्न द नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, ठीक है, पहला पॉइंट समझ गया। लर्न द फॉर्म फर्स्ट एंड यूज इट लेटर, हो सकता है ये किसकी बात कर रहा है, एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं। अप्लाई द रूल्स ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन, ठीक है, ये भी मान सकते हैं, ये भी अप्लाई की बात कर, मास्टर द रूल्स ऑफ ग्रामर्स ऑफ अ लैंग्वेज, तो ये मास्टरिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जो सेम एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं, दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो प्रोसीजर के थ्रू आप एक चीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं, उसे अप्लाई करते हैं और आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द वन थिंग दैट वी हैव अबाउट प्रोसीजरल नॉलेज। और ये थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है रादर देन फर्स्ट वन। ये क्या कह रहा है, लर्न द फॉर्म फर्स्ट एंड यूज इट लेटर, ये एक बहुत ही कॉमन बात कह रहा है। जबकि थर्ड क्या कह रहा है, अप्लाई द रूल्स ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन, कि भाई आप जो रूल्स पढ़ रहे हैं ग्रामर के, उसे किस में यूज़ करें, कम्युनिकेशन में यूज़ करें। एक प्रोसेस वहाँ पर समझ लिया, उसे दूसरी प्रोसेस में यूज़ करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक है। एक प्रोसेस की नॉलेज दूसरी प्रोसेस में यूज़ करनी है, ठीक। आपके पास ये तरीका है प्रोसीजरल नॉलेज को समझने का और कलेक्ट करने का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बता दो एक बार, ठीक है, आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which approach to writing could be stated as learning to write by writing, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी राइटिंग की अप्रोच है जिसे ये कहा जा सकता है कि आप लिख रहे हो, सॉरी, यू आर लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग, आप लिख करके लिखना सीख रहे हो, ठीक है। हाँ जी, बताएं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट अप्रोच, सेकेंड ऑप्शन है प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग, थर्ड इज डिक्टेशन एंड फोर्थ इज समराइजिंग। बताएं क्या यहाँ पर समझ में आ सकता है, कौन सा ऑप्शन है जो आपको लग सकता है कि आपका आंसर हो सकता है। प्रोडक्ट अप्रोच है, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग है, डिक्टेशन है, समराइजिंग है। तो दिस इज प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। देखिए एक प्रोसेस है जिसे हम सीख रहे हैं और उससे लिखना सीख रहे हैं, राइटिंग सीख रहे हैं, तो दिस इज प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। सिंपली आपको बस ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग टास्क। अगर आपको एक्स्ट्रापोलेटिव का मीनिंग नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को शायद आंसर ना कर पाए, ठीक है। तो क्या होता है एक्स्ट्रापोलेटिव का मीनिंग, पहले तो आपको यही याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो बिना उसको याद रखे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। पहला है, इमेजिन यू आर द बॉय इन द स्टोरी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी इन विच यू मेट अ स्ट्रेंजर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि यू आर द बॉय इन द स्टोरी, ठीक है, स्टोरी को समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, डिस्क्राइब करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, फिल आउट द रेलवे टिकट रिजर्वेशन फ्रॉम फॉर्म टू गो टू नागपुर। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल टास्क, राइट, ये स्टोरी नहीं है। रीड द पोएम एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल एंड राइट द समरी ऑफ द पोएम। तो ये समरी लिखने की कोशिश कर रहा है, बार बार पढ़वा रहा है, तो मतलब ये एक रिटोरिक अप्रोच हो गई है। कौन सी अप्रोच हो गई है, रिटोरिक अप्रोच हो गई है। राइट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ट्री, ठीक है, एक ट्री की ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो ये टोटली आपके पास क्या हो गई है, इमेजिनेटिव हो गई है। क्या हो गई है, इमेजिनेटिव हो गई है। तो इमेजिनेटिव, और यहाँ पर एक वर्ड क्या दिया गया, एक्स्ट्रापोलेटिव। क्या दिया गया, एक्स्ट्रापोलेटिव। तो व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रापोलेटिव, कैन यू टेल मी। हाँ जी, बता सकते हो आप भाई। मैंने इमेजिनेटिव का आपको मीनिंग बता दिया, एक्स्ट्रापोलेटिव, एक्स्ट्रा से कुछ आइडिया लग रहा हो। हाँ जी, देखो एक्स्ट्रापोलेटिव होता है जब आप एक अजम्पशन वाली सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हो, ठीक है, बढ़ा देते हो और एक ऐसी सिचुएशन में ले जाते हो
जो आपने इमेजिन नहीं की थी, ठीक है, जो आपने इमेजिन नहीं की थी। तो स्टोरी है बेसिकली, देखो यहाँ पर ये लेटर लिख रहा है अपने फ्रेंड को, और ये डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई आप एक स्ट्रेंजर से मिले। स्ट्रेंजर क्या था आपके लिए, क्या है, एक ऐसी चीज़ हो गई जो अज्यूम नहीं की जा सकती है, ठीक है, आप उसे टोटली इमेजिन कर रहे हो। तो ये सिर्फ इमेजिनेशन है, यहाँ पर ये एक्सटेंड कर रहा है उसको, ठीक है, एक्सटेंसिव वे में लेकर के जा रहा है। तो दैट्स वाई फर्स्ट विल बी योर आंसर। फर्स्ट क्या होगा, आंसर होगा। फोर्थ क्यों नहीं होगा, ये टोटली इमेजिनेटिव है। नेक्स्ट, एम्बेडिंग द पेडागॉजी इनटू द मटेरियल्स, ठीक है, पेडागॉजी इज वेज, ठीक है, ways to teach, scientific processes to teach। अब ये क्या है, इनको आप इम्बाइब कर रहे हो, इम्बेड कर रहे हो मटेरियल्स में, तो उसको क्या कहा जाता है। ये कह रहा है कंटेंट वैलिडिटी ऑफ द मटेरियल्स। अब ये वैलिडिटी की बात कर रहा है। रिलायबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, क्या यहाँ से रिलायबिलिटी बढ़ेगी। पेडागॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर, क्या ये टीचर ओरिएंटेड है। पेडागॉजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल, तो ये एक बेटर अप्रोच है। पेडागॉजी आपने इम्बाइब की, तो पेडागॉजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। तो आपका सही जो आंसर रहेगा यहाँ पर वो क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन रहेगा। हाँ जी बताओ, क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई डाउट है किसी प्रकार का। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, अ टीचर ऑर्गेनाइजेस द फॉलोइंग एक्टिविटी एवरी डे, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करता है टीचर, क्या करता है, डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड गिव्स some day to day functions or themes for conversation in the group, ठीक है, ये याद रखिएगा, conversation की बात कर रहा है in the group, and later she picks up one from each group and asks the group to converse as a whole class activity, मतलब conversation करने की कोशिश कर रहा है as a whole class activity। तो यहाँ पर दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो conversation से रिलेटेड है, बातचीत से रिलेटेड है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज शी अटेम्प्टिंग टू प्रमोट, वो क्या प्रमोट करना चाहती है। तो यहाँ से देख करके तो समझ में आ रहा है कि एक कम्युनिकेशन अप्रोच कर है भाई, कि कम्युनिकेशन को प्रमोट करना चाह रही है। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स आ गया। कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आई डोंट थिंक सो। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी, ये भी नहीं लगता। ग्रुप डिस्कशन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि एक बेसिक टर्म है जो हम सब ने पढ़ी हुई, दिस इज द बेसिक टर्म दैट वी हैव गॉन थ्रू एवरीवन, ठीक है, बट ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, BICS या BCIS भी कई बार बोला जाता है, ठीक है जी। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा, दो ग्रुप आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उनको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है, और वही यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की गई है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। असेसमेंट्स डिजाइन टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर भी करना है और उसे इम्प्रूव भी करना है, उस असेसमेंट को क्या कहते हैं। पहला है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, लर्नर की असेसमेंट हो रही है, नहीं, उसकी प्रोग्रेस की हो रही है, प्रोग्रेस मींस लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग देखते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, तो एज नहीं है, ऑफ नहीं है, फॉर है, ताकि वो और सीख सके, ताकि वो और सीख सके और उसे इम्प्रूव कर सके। तो दिस इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। बी ऑप्शन विल बी योर राइट ऑप्शन, राइट आंसर रहेगा। अब देखो पहले, दूसरे और तीसरे में क्या फ़र्क है, ये कह रहे हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्या सीखा उसकी असेसमेंट है, इम्प्रूवमेंट भी तो बता रहा है ना, ठीक है, इम्प्रूवमेंट मतलब लर्निंग, तो फ्यूचर के लिए हो गया, फ्यूचर के लिए पर्पस यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग हो गया। अब पहले वाले ऑप्शन में कह रहा था असेसमेंट ऑफ लर्नर, तो लर्नर की असेसमेंट नहीं है, उस बंदे की नहीं हो रही, उसने क्या सीखा है और उसे कैसे इम्प्रूव करना है उसकी असेसमेंट है, ठीक है, लिखा हुआ है ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस एज। भाई जो NEP 2020 है वो क्लासिकल लैंग्वेजेस की स्टडी को कैसे रिकमेंड करता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? अ लैंग्वेज विद इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज, एन एडिशनल ऑप्शन एज अ सेकेंड लैंग्वेज। बताइए, क्लासिकल लैंग्वेजेस। देखो लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन है तो बेसिकली आंसर तो उसी तरीके से निकलेगा और उसी एंगल को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में वो एक आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि भाई हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो उसका आंसर क्या था? 22 लैंग्वेजेस हैं। तो सेम उसी के बेसिस पर फिर से GK बेस्ड आपके पास लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस को एडिशनल ऑप्शन की तरह उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप एडिशनल ऑप्शन की तरह क्लासिकल लैंग्वेजेस को ले सकते हो। ठीक है, हाँ जी, ये याद रखना कि कंपलसरी लैंग्वेज नहीं है, आप इन दो में ही कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, देखो क्या कह रहा है। अ टीचर ऑर्गेनाइजेस हर क्लास इनटू द पेयर, ठीक है, एंड गिव्स अ स्टोरी ऑफ 18 सेंटेंसेस। One of the pairs has odd sentences, sentences 1, 3, 5 printed, and other sentences blank, while the other has even sentences, sentences 2, 4, 6 and odd sentences blank. Students in pair have to read out the sentences mutually to each other and write to complete the story. This involves listening, speaking, reading and writing. मतलब इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इस टास्क को क्या कहा जाता है? इस टाइप के टास्क को क्या कहा जाता है? इट्स अ म्यूचुअल डिक्टेशन, ग्रुप डिक्टेशन, सेंटेंस डिक्टेशन, पैराग्राफ डिक्टेशन। तो दिस इज फॉर श्योर, दिस इज सेंटेंस डिक्टेशन, राइट? वी हैव सेंटेंसेस। अब ये ग्रुप डिक्टेशन है नहीं, पैराग्राफ नहीं है, तो ये म्यूचुअली सेंटेंस डिक्टेट किया जा रहा है। क्या डिक्टेट किया जा रहा है? म्यूचुअली सेंटेंस को डिक्टेट किया जा रहा है। तो रादर देन मेकिंग इट अ सेंटेंस डिक्टेशन, हम क्या बनाएंगे? इसे म्यूचुअल डिक्टेशन बनाएंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, बिकॉज दे आर डूइंग दिस टास्क म्यूचुअली। एक स्टूडेंट कुछ बोल रहा है, दूसरा स्टूडेंट सेकेंड लाइन बोल रहा है, ठीक है, और फिर दोनों लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया? हाँ जी, आई होप कि ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आपको पैटर्न क्लियर हो गया होगा कि CTET के जो पेपर में आपके पास क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं वो सिचुएशन बेस्ड पेपर्स ज़्यादा हैं रादर देन थियोरी बेस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम हैं और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं आपसे इस फ्री क्रैश कोर्स के अगले सेशन में। डेली 4 बजे क्लास होती है, तो डोंट फॉरगेट to attend that class live and do like it, share it with your friends and do subscribe our new channel. Thank you.